ओके, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 को जो है वो तो उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। हमने फर्टिलाइज़र्स देखे थे, उसमें हमने डिटर्जेंट्स को स्टडी किया था। इसके अलावा हमने जो है वो फाइबर, सिंथेटिक फाइबर को स्टडी किया था और ग्लास इंडस्ट्री को स्टडी किया था और प्लास्टिक्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और जो कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था उसको हम कंप्लीट करते हैं। हमने प्लास्टिक्स की सिर्फ जो है वो डेफिनेशन देखी थी, उसका जनरल इंट्रो देखा था। आज हम प्लास्टिक्स को इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। So let's start. Classification of plastics. Plastics can be classified into two types: thermoplastics or thermosoftening plastics. Second one is thermosetting plastics. Here is an example of both of the types of plastics, thermoplastics and thermosets. Basically इनमें जो difference होता है वो हम in detail भी study करेंगे, but अगर आप इनके name को देखें तो name indicate कर रहा है कि thermoplastics, therm means heat here obviously. ऐसे plastics होते हैं which can be रिसाइकल्ड, ये रिसाइकल्ड हो सकते हैं। इसका मतलब वो रीयूज़ हो सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक कोई भी मौजूद है किसी भी शेप में और आपके पास उसका यूजेज अब आपने वो पुरानी हो गई है या उसमें कोई थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ गया है, तो आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब वो रिसाइकलेबल है, उसको मेल्ट करके दोबारा नया शेप दिया जा सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी थर्मोसेट्स, इसके नेम में आपको बता रहे हैं कि सेट, ये सिर्फ एक बार ही जो है वो शेप्ड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर रिजेक्टेड उनको जो है रिसाइकिल किया जाए और दोबारा नई शेप दे ली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ थर्मोसेट्स। एक बार ही आप इनको जो शेप दे दें उसके बाद ये रीयूज नहीं हो सकते। ओके, अब केमिकली बेसिकली थर्मोप्लास्टिक्स या थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स को हमने थोड़ा सा स्टडी करना है। Plastics which can be softened on heating and hardened on cooling, and this process of heating, softening, molding and cooling can be repeated and it doesn't affect the properties of plastics, are known as thermoplastics or thermosoftening plastics. वही सारी बात कि वो प्रोसेस जिनमें आप जो है वो हीटिंग एंड कूलिंग का प्रोसेस, उसकी सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग का प्रोसेस, रीमोल्डिंग एंड इसी तरह की रिसाइकलिंग का प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकें, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स. Examples include cellulose nitrose or nitrocellulose, cellulose acetate and vinyl polymers. ये जो पिक्चर है, it is photographic film which was used for photography, जो आपकी रेल होती है फोटोग्राफी के लिए, जिसके ऊपर आप पिक्चर कैप्चर करते हैं। बेसिकली ये सेलुलोज नाइट्रेट की शीट्स होती हैं एंड दीज आर फोटो सेंसिटिव। ये इनके ऊपर फोटो सेंसिटिव मटेरियल कोट हुआ होता है जो कि लाइट से जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। Thermosetting plastics, those plastics which cannot be reworked, that is which can be heated only once before the set, are known as thermosetting plastics. अगेन वही बात कि आप जिनको दोबारा से रिसाइकिल ना कर सकें, रीयूज ना हो सके, वो तमाम प्लास्टिक्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहलाती हैं। अच्छा, अगर हम देखें दोनों में तो एडवांटेज थर्मो प्लास्टिक्स का ये है, थर्मोसॉफ्टनिंग का ये है कि दे कैन बी रीयूज। मतलब वो आपके जो पॉल्यूशन है उसको जो है वो बढ़ाते नहीं हैं बल्कि कम करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। उसका रीज़न क्या है? जब आप चीज़ों को रीयूज़ या रिसाइकिल करते हैं तो आपका वेस्ट जो है वो मिनिमाइज़ होता है, और इसके मुकाबले में वो तमाम चीज़ें जो कि रिसाइकिल नहीं हो सकती वो आपके वेस्ट को जो है वो इंक्रीज़ करती है। और प्लास्टिक्स के केस में दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो ये पॉल्यूशन कॉज करती हैं। तो थर्मोसेटिंग को अवॉइड करना चाहिए और थर्मोसॉफ्टनिंग को जो है वो यूज़ करना चाहिए इन केस अगर आप प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। Examples include phenol formaldehyde, that is Formica, and bakelite, which we have already studied. About bakelite we have already studied in polymerization chapter number 6. Urea formaldehyde, silicones, epoxy resins, these all are the types of thermosetting plastics. Here is a wooden प्लैंक, उसके ऊपर ये जो शीट लगी हुई है वाइट कलर की, फॉर्मिका शीट, जो अक्सर हमारे घरों में भी दरवाज़ों में, वार्डरोब्स के अंदर, कैबिनेट्स के अंदर यूज़ होती है। वो शीट बेसिकली ये आपके पास फॉर्मिका की होती है विच इज़ अ प्लास्टिक।
जनरल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक्स आर जनरली टफ एंड रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कलीज। प्लास्टिक्स जो है वो टफ होती हैं, इट मीन्स कि ये बहुत जो है वो हार्ड होते हैं, इस सेंस में कि ईजिली ब्रेक नहीं होते। मतलब इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर तक चलते हैं, पायदार होते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी इनकी ये है कि एसिड या बेस, अल्कली बेसिकली बेस को कहते हैं, इनको इफ़ेक्ट नहीं करता। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू स्टोर एसिड्स एंड बेसिस के, इनके जो भी आपके पास कंपाउंड हैं, आप उनको स्टोरेज के लिए आप प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर प्लास्टिक जो है वो फॉर द स्टोरेज ऑफ केमिकल्स आप यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक केमिकल्स के लिए स्पेसिफिक जो है वो स्टोरेज बॉक्सेस या कंटेनर जो है वो बनाए जाते हैं, ये देखते हुए कि वो किस चीज़ को जो है वो कि अगर वो फॉर सपोज किसी एक टाइप की प्लास्टिक को एसिड ख़राब कर देता तो ऑब्वियसली जो कंटेनर हम उसके स्टोरेज के लिए बनाएंगे वो उस प्लास्टिक से नहीं बनाएंगे। प्लास्टिक्स आर नॉट वेरी मच अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी ऐसा जिन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर आप के वेदर कंडीशंस को हम देखें तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर कंडीशंस पर उनके स्ट्रक्चर में ये या उनके फंक्शन में सच इफेक्ट नहीं आता। और समटाइम्स आपके पास जो है वो आप उनको हाई हीट्स भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको बेयर कर लेगा। प्लास्टिक्स कैन बी ईजिली मोल्डेड एंड डीफॉर्म। इनको आप इजीली जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, मतलब आप इनको शेप दे सकते हैं कोई भी। डीफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उनको ब्रेक कर सकते हैं। ड्यू टू विच आर्टिकल्स ऑफ एनी डिज़ायर शेप एंड फॉर्म कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। इसका मतलब इससे वेराइटी ऑफ हम जो है वो प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, जो शेप हम देना चाहें प्लास्टिक को वो ईजिली उसको जो है वो एक्वायर कर लेगा। सम कॉमन प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक्स दैट आर फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब हमने कुछ कॉमन प्लास्टिक्स को स्टडी करना है जिनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि बेसिकली ये कौन से प्लास्टिक्स हैं और ये किस प्रोसेस से बने हैं, इनमें कौन से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुए थे। तो बेसिकली हम क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें, तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास, क्योंकि हम बेसिकली जो भी प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं हम समझते हैं कि एक ही टाइप की है, बट ऐसा नहीं होता। हर प्लास्टिक की कंपोजिशन, जिन रिएक्टेंट्स को यूज़ करते हुए या स्टार्टिंग मटेरियल से जिस वो प्रिपेयर की गई हैं वो डिफरेंट होता है, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले वी विल डिस्कस एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो भी एडिशन पॉलीमर बनेंगे, यानी कि जो प्लास्टिक्स बनेंगे उनको स्टडी करना है। तो पॉलीइथीन और पॉलीइथाइलिन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 6, आप सब इससे अवेयर हैं, उसको देखते हैं क्योंकि ये जो है वो आपके पास चैप्टर 6 और चैप्टर 11 दोनों में जो है वो सेम चीज़ है। तो ये कहीं किसी भी हवाले से आपसे क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में जो है वो थर्मोसेटिंग और थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक यानी कि थर्मो प्लास्टिक्स का डिफरेंस आपसे यूजुअली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। और इसके अलावा जो है वो आपसे समटाइम्स पूछते हैं कि व्हाट इज़ पॉलीथीन, हाउ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, या फर्दर और कोई दूसरी प्लास्टिक जैसे आपके पास पीवीसी होती है, पीवीए होती है, पर्सपेक्स होती है। इन तमाम प्लास्टिक्स के हवाले से आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड, तो उसमें आपको उनको थोड़ा सा डिफाइन करना होता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की इक्वेशंस देनी होती हैं। Okay, a large number of ethene molecules polymerizes to give larger molecule called polyethene or polyethylene. I have already told you that ethene is also termed as ethylene. So इसका रिएक्शन भी आपको याद होगा कि आपके पास जो ईथीन मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली ईन मीन्स डबल बॉन्ड और एथ मीन्स 2 कार्बन एटम्स। एन मॉलिक्यूल्स इनके हम लेते हैं ईथीन के 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0.01% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दे गॉट पॉलीमराइज। ये जो डबल बॉन्ड है इनमें से एक एक बॉन्ड ब्रेक होता है, हर कार्बन पे एक एक वैलेंसी वेकेंट हो जाती है और एज अ रिजल्ट ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीइथीन को फॉर्म करते हैं। बेसिकली जो इथीन है इज अ मोनोमर एंड पॉलीइथीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन। और एन हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं ये इंडिकेट करने के लिए दिस इज अ पॉलीमर। Uses. It is the most common plastic used to form polythene bags. Polythene bags, the normal shopping bags which we used in our daily life, and food packaging. Food storage के लिए जो boxes आते हैं आपके पास, जो आप बाहर से food purchase करते हैं यूजुअली आप उसमें जो बॉक्सेस यूज़ करते हैं वो आपके पास पॉलीथीन के बने हुए होते हैं।
Here is an example of polythene plastic, जिसमें आपके पास जो है वो polythene bags यहाँ पर visible हैं and some bottles also. Next is polypropylene or polypropylene plastic. A large number of propene, इसका नेम बता रहा है कि ये polypropylene is basically the polymer of propene or propylene molecules polymerizes to give large molecules called polypropene or polypropylene. जब भी propene के यानी कि prop means 3 carbon atoms और इन means यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा. तो जब भी ये पॉलीमराइज होंगे तो आपके पास जो पॉलीमर बनेगा या जो प्लास्टिक बनेगी उसको हम पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक्स कहते हैं. Here is the equation for the manufacturing of polypropene. This is the propene molecule, 1, 2 and 3 carbon atoms. This carbon atoms can be joined here in the linear structure, but यहाँ डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एज अ रिजल्ट आपके पास जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड तो आपके पास कार्बन एटम की वैलेंसीज वेकेंट होंगी और आपके पास देन ये कार्बन एटम जो है वो फर्दर ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल होगा उससे लिंक होते जाएंगे. ये जो थर्ड वाला कार्बन है इसको यहाँ पर ना बनाने का रीज़न ही सिंपल ये है कि आप जो है वो अगर इसको यहाँ लीनियर लगा देंगे तो आपको थोड़ी सी बॉन्डिंग समझने में माइट भी पॉसिबल कि यहाँ थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, इसीलिए यहाँ पर इसको हमने नीचे शो किया हुआ है. ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा क्योंकि ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से पहले ही स्टडी कर चुके हैं. तो ये पॉलीप्रोपीन के मॉलिक्यूल को हमने कैसे लिखा, यहाँ पर एन लगा दिया ब्रैकेट के बाहर और यहाँ बॉन्डिंग शो कर दी कि ये फर्दर आगे कंटिन्यूटी में ऐसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर ज्वाइंट है. यूजेस क्या है इसके, पॉलीप्रोपीन इज सुपीरियर टू पॉलीइथाइलिन. ये आपके पास पॉलीइथाइलिन से जो है वो बेहतर प्लास्टिक्स हैं. इट इज़ रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज एट हाई टेम्परेचर्स. आप इसको जो है वो ये टेम्परेचर्स को बेयर कर सकती हैं, हाई टेम्परेचर्स को. इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक बॉटल्स. प्लास्टिक बॉटल्स आर यूजुअली फॉर्म यूजिंग पॉलीप्रोपाइलिन. ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास लॉन्ग चेन नज़र आ रही है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज होकर पॉलीप्रोपाइलिन को जो है वो फॉर्म कर रहे हैं. अगर आप देखें तो एक मॉलिक्यूल में ये जो ब्रैकेट के अंदर है 1, 2, 3 जो है वो कार्बन एटम्स है, विच मीन्स कि ये प्रॉप है 3 है. अच्छा, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं पॉलीप्रोपीन से या कुछ प्रोडक्ट्स हैं. Perspex is another plastic. A large number of methyl methacrylate molecules. An ester of an unsaturated acid. Basically methyl methacrylate. ईस्टर है, एक ईस्टर मॉलिक्यूल है. ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है आपके पास अनसैचुरेटेड एसिड का, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक एसिड जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड्स मौजूद हों वो अनसैचुरेटेड एसिड कहला रहे हैं. ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ मिथाइल मैथएक्रिलेट मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बेंजोइल peroxide polymerizes to give large molecule called perspex. आपके पास perspex कैसे बन रही है, ये एक ऐसी प्लास्टिक है जो कि आपके पास मिथाइल मैथएक्रिलेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉलीमराइज हो रहे हैं. दीज आर द मोनोमर्स. कैटलिस्ट यहाँ पे हमने बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ किया है जो कि एरो के ऊपर लिखा हुआ है. और जब ये आपके पास पॉलीमराइज हो रहे हैं तो अगेन ये जो डबल बॉन्ड मौजूद है दो कार्बन एटम्स के दरमियान में ये ब्रेक होगा. ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हर कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल का दूसरे कार्बन एटम के मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग कर लेगा. अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो मिथाइल इज बेसिकली फॉर दिस एंटिटी एंड मैथएक्रिलेट आपके पास जो है वो ये जो रिमेनिंग एंटिटी है उसको इंडिकेट कर रहा है. तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है यहाँ देखें, जस्ट यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो वैनिश हो गया है और आपस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज हो गए, लॉन्ग चेन में बॉन्डिंग कर लिए. यहाँ एन लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये कंटिन्यू है. अच्छा, एडिशन पॉलीमर्स को की क्वेश्चन लिखना बहुत सिंपल है. चाहे वो कोई भी एडिशन पॉलीमर है, यूजुअली वो डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से फॉर्म हो रहा होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता जाएगा हर मॉलिक्यूल का और वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपस में लिंकेज फॉर्म होता जाएगा. यूजेस क्या है इसके, इट इज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक. ट्रांसपेरेंट होती है ये,
ठीक है, बहुत क्लियर मतलब होती है, जस्ट लाइक ग्लास, और इट इज़ यूज टू मेक कॉम्स, हेयर ब्रशेस, एयरक्राफ्ट विंडोज, रिफ्लेक्टर्स ऑन ऑटो व्हीकल्स, टीवी गार्ड स्क्रीन एंड स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स। ये डिफरेंट बहुत सारे जो है वो पर्पजेज़ के लिए यूज़ की जा रही है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए और वो रेजिस्टेंट भी हो। ग्लास से बनाना चीज़ें जो है वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ये ग्लास कंपैरेटिवली इजीली ब्रेक हो जाता है, जबकि प्लास्टिक्स जो है वो अगर ब्रेक हो भी जाए तो इतना ज़्यादा हार्म वो नहीं पहुंचाते इतना कि ग्लास से खतरा होता है। तो बेसिकली टीवी गार्ड स्क्रीनों मतलब जो टीवी की स्क्रीन्स हैं या जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनमें हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें से लाइट 100% जो है वो पास हो रही है, तो 100% ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो ये उसके लिए प्लास्टिक्स हैं। हेयर आर सम एग्जांपल्स, ये शीट्स हैं पर्सपेक्स की, ट्रांसपेरेंट है अगर आप देखें तो, जस्ट लाइक ग्लास। ये एयरक्राफ्ट विंडो और ये स्क्रीन्स आप बना सकते हैं फॉर सेपरेशन, कि आपने कोई कम्युनिकेट करना है और बीच में या आप ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास पर्सपेक्स की बनी हुई हैं। ये देखिए, ये आपके पास ये एक्वेरियम्स हैं जिसमें आपको क्लियर बिल्कुल विजन होगा कि इसमें से जो भी पीछे है वो आप देख सकते हैं। अदर एग्जाम्पल इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी प्लास्टिक्स। ये बहुत कॉमन प्लास्टिक्स हैं, ये हमने देखी भी हैं, लेकिन यूजुअली हम जो है वो नोट नहीं करते इतना कि हम हमारे अराउंड जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है कि ये कौन सी प्लास्टिक्स हैं या वॉट एवर जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो बनाई गई होती हैं, मेंशन होते हैं, बट वो हम डेली लाइफ में अपनी इतने अच्छे से देख नहीं होते, बट माइट भी पॉसिबल आपने इसको देखा हो अपने घरों में। अ लार्ज नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड, विनाइल मीन्स अगेन आपके पास डबल बॉन्ड जो कि एडिशन कार्बन्स जो दो कार्बन्स के दरमियान में हो और उनके ऊपर जो है वो कोई एंटिटी लाइक हेलोजन या कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ catalyst hydrogen peroxide at a temperature of 80 degrees centigrade polymerize to give large molecules called polyvinyl chloride or PVC, which is a short term of polyvinyl chloride. तो यूजुअली हम पीवीसी प्लास्टिक्स को लिखा हुआ देखते हैं अपने घरों में, जो वो यूज़ हुई होती है उन पर पीवीसी लिखा होता है, पीवीसी। ओके, विनाइल क्लोराइड इज़ बेसिकली ये दो कार्बन्स, इनमें डबल बॉन्ड और एक कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है। अच्छा, ये बनती कैसे है आपके पास? विनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल अगेन मैंने आपको बताया कि एडिशन पॉलीमर है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक और ऐसा मॉलिक्यूल होगा, आपस में लिंकेज हो जाएगा कार्बन टू कार्बन, फिर अनदर मॉलिक्यूल वो इस कार्बन से लिंक करेगा और आपस में ये बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन फॉर्म करेंगे, जो कि आपके पास एक पॉलीमर कहलाएगा। अगेन यहाँ एन लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर। PVC is used for the insulating covering for electrical cables. Electrical cables की insulation बन के लिए जो है वो बना यूज़ किया जाता है PVC को, because plastics are non-conductor of electricity. तो इंसुलेशन के लिए जो है वो आप उसी को यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कवरिंग्स जो है वो वायर के ऊपर रैपिंग की जाती हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, सूटकेस कवरिंग एक्सेट्रा। Here are some examples, ये जो यूजुअली जो पाइपलाइंस हमारे घरों में होती हैं, सैनिटरी पाइपलाइंस या अदर जो भी होती हैं, वो आपके पास पीवीसी प्लास्टिक्स के बने हुए थे। और ये इलेक्ट्रिकल केबल है जिसमें आपके पास ये जो शीट है ये आपके पास ये भी पीवीसी की है, और अंदर अगेन जो फर्दर एक और सेफ्टी के लिए इंसुलेशन की हुई है वायर के ऊपर, कॉपर वायर पर, तो ये भी आपके पास पीवीसी मेड। Another example is polyvinyl acetate (PVA). A large number of vinyl acetate molecules polymerizes to give large molecules called polyvinyl acetate. Again, the structure of vinyl acetate is vinyl means वही double bonds मौजूद हैं. Acetate is for this group, carbonyl carbon, and this CH3 is for acetate. Okay, 8 ये बता रहा है कि basically it's an ester या ईस्टर जिसे आप कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली इजीली ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए यही बॉन्ड जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन ब्रेक होता है। अगेन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कार्बन टू कार्बन वैलेंसी वेकेंट होगी और अदर मॉलिक्यूल्स के जो कार्बन एटम्स होंगे वो आपस में लिंकेज फॉर्म करके लॉन्ग पॉलीमर फॉर्म करेंगे, जिसको आप पॉलीविनाइल एसीटेट कह रहे हैं, PVA। ये एन अगेन ब्रैकेट के बाहर ये बता रहा है कि ये पॉलीमर है। PVA is used in the manufacturing of chewing gum. Chewing gums के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और वाटर प्रूफिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, मतलब वो वाटर प्रूफ
टेक्सटाइल्स जो बनाए जाते हैं लाइक रेन कोट्स वगैरह जिनसे बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो है वो ये यूज़ होता है, या स्विम सूट्स, तो वो PVA प्लास्टिक्स यूज होती हैं। Here are some examples. PVA के ग्लू भी होते हैं, च्युइंग गम्स और फैब्रिक में ये यूज़ होता है। Examples of plastics that are formed by condensation polymerization. Another type of polymerization is condensation polymerization. तो उससे कौन से plastics हम बना रहे हैं? Bakelite, which we have already studied in chapter number 6. Bakelite is the condensation polymer of phenol and bakelite. Phenol और bakelite जब कंडेंस्ड होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं, तो आपके पास जो है वो बैकलाइट बनती है। ये फिनॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, 2 फिनॉल मॉलिक्यूल और 1 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल। सिंपल यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होता है। कैसे कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होता है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होता है, और जो ये कार्बन है बेंजीन रिंग में या फिनॉल रिंग में, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव होगा, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव होगा, वाटर बनाएंगे, ये वाटर एलिमिनेट हो रहा है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है यहाँ जो लिंकेज बनेगा वो ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और ये CH2 यहाँ रह गया, ये वाला CH2, तो ये बैकलाइट बन गया। Backlight is used to make buttons, switches, electrical boards, camera parts and radio, telephone components, etc. तो ये बटन्स जो हम यूज़ करते हैं वो आपके पास बैकलाइट प्लास्टिक्स के होते हैं। कैमरा के पार्ट्स, स्विच बोर्ड्स, टेलीफोन्स वगैरह जो सेट्स बनाए जाते हैं वो बैकलाइट प्लास्टिक्स के होते हैं। बेसिकली ये हार्ड प्लास्टिक होती है। अनदर इंडस्ट्री इज पेंट। पेंट इंडस्ट्री क्या है? अच्छा, पेंट्स आर फ्लूइड मिक्सचर्स कंसिस्टिंग ऑफ पिगमेंट्स suspended in a liquid which can be applied as a thin film to the surface by brushing, spraying or dipping for protection and decoration. अच्छा, पेंट्स आपके पास जो है वो लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, और इनमें आपके पास जो है वो समटाइम्स ये आपके पास वाइट भी हो सकते हैं या कोई और कलर भी आपके पास हो सकता है। बहुत सारे मल्टीपल कलर में पेंट्स जो हैं वो डिफरेंट शेड्स के अंदर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं इसलिए ताकि आप जो है वो अपने मेटालिक सरफेसेस को, वॉल्स को या वुडन सरफेसेस को प्रोटेक्ट करें एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स से, और या फिर जो है वो आप डेकोरेशन पर्पज़ के लिए खूबसूरत बनाने के लिए चीज़ों को पेंट करते हैं। अगर फॉर सपोज आयरन की कोई चीज़ है, लाइक कोई गेट है, उसको अगर आपने पेंट से प्रोटेक्ट नहीं करा तो वो टाइम टू टाइम जो है वो उसकी कोरोजन होगी, रस्टिंग होगी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से कांटेक्ट में आते हुए, और वो ख़राब जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पेंट करते रहें तो पेंट की जो कवरिंग है उसको वो मॉइस्चर से कांटेक्ट में आने में रोकेगी। इसी तरीके से वुड का भी है, वुड में मॉइस्चर चला जाता है तो फंगस वगैरह लग जाता है। तो अगर आप वुड को पेंट करके रखें प्रॉपर तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। ये तमाम तो नहीं, कुछ शेड्स हैं जो कि या पेंट्स के इन पिगमेंट्स के साथ, कलर्स के साथ ये अवेलेबल है। कंपोजिशन ऑफ पेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि पेंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं? पेंट इज़ यूजुअली कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स: बाइंडर और व्हीकल, पिगमेंट, इनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। वोलेटाइल सॉल्वेंट, ड्रायर, फिलर्स, बाइंडर और व्हीकल। इट हार्डन्स टू फॉर्म अ कंटिन्यूस फ्लेम। बाइंडर जो है वो आपके पास एक कंटिन्यूस, जो बेसिकली जितने भी अदर कंपोनेंट्स हैं उनको बाइंड करने के लिए बेसिकली बाइंडर यूज़ होता है। ओके, और ये आपके पास जो है वो एक कंटिन्यूस फिल्म में प्रॉपर वो जो कंपोनेंट्स है वो उनको एक ऐसी फॉर्म में ले आता है कि जब आप उनको अप्लाई करें तो वो इक्वल स्मूथली जो है वो अप्लाई हो सकें। पिगमेंट, बेसिकली पिगमेंट मीन्स कलर। आप जो है वो कोई भी कलरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं टू कलर, टू गिव द डिजायर्ड कलर टू द पेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट बेसिकली वो चीज़ जिसमें आप कंपोनेंट्स को डिजॉल्व कर रहे हैं। बाइंडर उनको बाइंड करके रखेगा कलेक्टिवली, उनको अलग अलग नहीं देगा। ड्रायर, ये आपके पास जो है वो बेसिकली इसलिए ऐड किया जाता है कि ये पेंट को जल्द से जल्द ड्राई कर दे, ताकि उस अगर ड्राई देर से होगा तो समटाइम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से चांसेस हैं कि जो आपका पेंट है वो ख़राब हो सकता है। तो ड्राई जल्दी हो जाएगा तो उसके चांसेस हैं कि वो सेफ़ रहेगा, ख़राब नहीं होगा। फिलर्स, दीज आर इनर्ट सॉलिड्स लाइक चाइना क्ले एक्सेट्रा। ये ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं आपकी पेंट की, यानी कि वो उसको पायदार बनाते हैं कि लंबे अरसे तक जो है पेंट ख़राब नहीं होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट्स. Paints can be classified into 2 classes: oil based paints or synthetic enamels, water based paints or distemper. Oil based paints.
Oil based paints are usually paints in which the solvent is oil. Oil आप जो है उसमें यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट. ऑयल के अंदर आप जो है वो फर्दर अदर कंपोनेंट्स को डिजॉल्व करेंगे. Here are some examples of oil paints. कंसिस्टेंसी देखें आप, ऑयली शाइनी सी. कंपोजिशन ऑफ ऑयल बेस्ड पेंट, इसमें आपके पास बाइंडर जो है वो ऑयल बेस्ड पेंट में लिंसीड ऑयल होता है बेसिकली. लिंसीड आपके पास लिंसीड एक प्लांट के सीड्स है, उससे वो ऑयल निकाला जाता है और वो एज अ बाइंडर यूज़ होता है इन द ऑयल बेस्ड पेंट्स. पिगमेंट्स आप अगेन कोई भी डिजायर्ड जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई कंपाउंड ऐड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा कलर वो देगा, आप उसको ऐड कर सकते हैं. वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसमें आपके पास यूजुअली टर्पेंटाइन ऑयल होता है, which is a mixture of hydrocarbons obtained from pine trees. Turpentine, pine, अगर आप देखें there is a resemblance in both the names. Dryer यहाँ पर आपके पास जो है वो अगेन इसीलिए यूज़ करें कि आप इसको ताकि वो जल्दी ड्राई हो जाए. फिलर्स अगेन जो है वो आपके पास चाइना क्ले, बेरियम सल्फेट वगैरह होंगे जो ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे. वाटर बेस्ड पेंट्स और डिस्टेम्पर, यहाँ पर आपके पास जो वाटर बेस्ड पेंट्स हैं इसके अंदर आपके पास जो सॉल्वेंट होगा ये वाटर होगा. इसकी कंसिस्टेंसी या टेक्सचर जो ये दे रहा है तो वो ग्लॉसी नहीं है उस तरह जिस तरह ऑयल पेंट का होता है. Here are some examples. ये वाटर कलर्स भी, अगर आप वाटर कलर्स जिससे आप ड्राइंग वगैरह करते हैं यूजुअली उनमें जो आप सॉल्वेंट यूज़ करें जिसमें आप उस कलर को डिजॉल्व करें वो वाटर होता है. ये इसका टेक्सचर है. अगेन कंपोजिशन देख लेते हैं वाटर बेस्ड पेंट्स की. बाइंडर बेसिकली जो वही आपके पास जो उसको बाइंड करके रखा है कंपोनेंट्स को पेंट के. पिगमेंट अगेन आप कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन. अगर आपको फॉर सपोज ब्लैक कलर चाहिए तो आप कार्बन ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं. फॉर सपोज क्रोम येलो कलर चाहिए तो आप लेड क्रोमेट को ऐड कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा. सॉल्वेंट आपके पास जो है वो बेसिकली वाटर बेस्ड पेंट में सॉल्वेंट वाटर होगा. द सॉल्वेंट इज वाटर, हियर इट इज रिटर्न. अच्छा, ड्रायर अगेन जो है वो उसको जल्दी ड्राई करेगा, ठीक है. अच्छा जी, अब पेंट इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट है या जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, मेजर इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान की पेंट की, वो कौन कौन सी हैं? बर्जर रूबियल्क, ICI ड्यूलक्स, बक्सलीज पेंट्स, नेल्सन पेंट एक्सेट्रा. और इसके अलावा भी बहुत सारे पेंट्स हैं, पेंट इंडस्ट्रीज जो कि यहाँ पर वर्क कर रहे हैं. अच्छा, वार्निश क्या होता है? वार्निश इज अ कोलाइडल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स एंड volatile organic solvents usually used without pigments as a protective and decorative coating for various surfaces. Varnish is basically somewhat different from paint in a sense कि पेंट यूजुअली आपके पास जो है वो कलर्ड होता है, ठीक है, और उसको आप प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. वार्निश भी डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए होता है, बट इट इज़ अप्लाइड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पेंट्स. यूजुअली वार्निश को हम ऊपर से अप्लाई करते हैं या समटाइम्स हम कोई वुडन, फॉर सपोज आपके पास कोई वुडन पीस है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर सकते हैं. तो वो आपको एक शाइनी ग्लॉसी जो है वो उसके ऊपर फिल्म को वो कर देगा, लेयर करवा देगा उसके ऊपर, और एक शाइनी सा उसका जो है वो अपीयरेंस हो जाएगी और वो फर्दर प्रोटेक्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल दिस, ये वुडन चेयर है जिसके ऊपर ये जो शाइनी सा फिल्म या लेयर अप्लाई की जा रही है वो वार्निश की लेयर है. ये इसको प्रोटेक्ट करेगी और इसको खूबसूरत भी बनाएगी. वार्निश के दो पर्पज हैं. अच्छा, components of varnishes are usually composed of the following components. film forming material जो बेसिकली एक थिन फिल्म जो है वो फॉर्म करेगा. ड्राइंग ऑयल यानी कि जो उसको ड्राई करेगा, ठीक है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत सारे उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वार्निश को उसकी वो प्रॉपर्टीज़ देने के लिए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देने के लिए. प्रिपरेशन किस तरह करवाई जाती है वार्निश की? रेजिन इज डिसॉल्व्ड इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड देन ड्राइंग ऑयल इज एडेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द वार्निश. रेजिन इज अ केमिकल कंपाउंड. ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, बल्कि एक क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिन जो हैं वो मौजूद होते हैं. इनको हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऐड कर देते हैं. वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर द सॉल्वेंट्स विच कैन ईजिली एवोपोरेट, ठीक है. आप ओपन एयर में छोड़ दें, सारे एवोपोरेट हो जाएंगे. एंड देन ड्राइंग ऑयल इज एडेड, उसके अंदर ड्राइंग ऑयल को ऐड कर दिया जाता है. एप्लीकेशन, तो
Varnish contains a drying oil which when it is applied on a surface it forms tough, solid, durable and glossy film. सिंपल ये बता रहे हैं कि जब आप इसको किसी सरफेस पर अप्लाई करेंगे वार्निश को तो वो उसको एक जो है वो बहुत अच्छी सी टफ सी यानी कि बहुत रिलायबल सी जो ख़राब नहीं होगी ड्यूरेबल सी लेयर फॉर्म कर देगा और वो ग्लॉसी अपीयरेंस देगा जिस भी मटेरियल के ऊपर उसको अप्लाई किया गया है. ओके सो इट वाज ऑल अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 11. यहाँ आपका चैप्टर नंबर 11 एंड हो जाता है और इसके हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली मैंने आपको साथ साथ बताए हैं कि किस किस तरीके से किन टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं या फिर सिंपल शॉर्ट नोट इसके हवाले से आपको दे दिया जाता है.